हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अध्याय 9। ठीक है, 8 चैप्टर ऑलरेडी हमने कर लिया है कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अध्याय 9 है हमारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। सबसे पहले बात कर लेते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, 2 नंबर का एक मैप होएगा और 2 नंबर का नहीं, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट, और 10 नंबर का एक मैप होता है। ठीक है, कन्फर्मिंग। और 18 क्वेश्चन होंगे। आपके जो पेपर होते हैं वो 100 नंबर का होगा। टाइम 3 घंटे ही होते हैं। वर्ड लिमिट होती है 10 नंबर में 200 वर्ड की, 4 नंबर में 80 वर्ड की और 2 वर्ड में 20 वर्ड। 200 में आप 250 तक लिख सकते हैं वर्ड, और 80 में 120 तक, 30 तक भी लिख सकते हैं, और 20 में 25 से 30 तक कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है और 2015 में आया हुआ है। दिल्ली सल्तनत पर तैमूर के आक्रमणों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। दिल्ली सल्तनत की कमज़ोर स्थिति तैमूर के दिल्ली आक्रमण के बाद कमज़ोर हो गई थी। दिल्ली की स्थिति ऑलरेडी कमज़ोर थी, जब तैमूर ने आक्रमण किया तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। आक्रमण क्यों किया वही बताना है हमने पूरा परीक्षण करने के बाद एंड में। ठीक है, तैमूर तुर्की का था। ठीक है, तुर्की इस जाति का, चगताई जाति का सरदार का पुत्र था। ठीक है, यानी आप कबीले का कह सकते हैं कि कबीले का एक लड़का था। ठीक है, कबीले से ही था। जब उसने भारत पर आक्रमण किया उस समय वह पूरे मध्य एशिया का सुल्तान था। भारत पर तैमूर द्वारा किया गया हमला लूटपाट वाला हमला था। उसका मुख्य उद्देश्य 200 वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा एकत्रित यानी इकट्ठा की गई दौलत को लूटना था। बस 200 वर्षों में जितनी दौलत इकट्ठा हुई थी उन सबको लूटने आया था तैमूर। ठीक है, नॉर्मली दिल्ली सल्तनत पे जितने शासक थे, चाहे वह हमलावर बनकर आए, चाहे वह सैनिक बनकर आए या दोस्त बनकर आए, मैक्सिमम दिल्ली सल्तनत में तुर्की से थे। ठीक है, तो ये याद रखनी है। सुल्तान नसरुद्दीन तथा उनके वजीर मुल्लुक एक बसल ने तैमूर का सामना करने की कोशिश की, परंतु वे पराजित हुए, क्योंकि तैमूर ऑलरेडी पूरी तैयारी के साथ आया था कि अगर कोई भी लगता तो वो मारा ही जाता उसके सामने। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पे जीता भी तैमूर। 15 दिन रहा और कत्लेआम यानी कि सीधा खून खराबे का आदेश दिया, कहा लूटो, अगर कोई तुम्हें पैसे नहीं दे रहा है उसको मार दो सीधा ही। कोई भी धर्म नहीं देखा, इंसान नहीं देखे, बच्चे नहीं देखे, महिलाओं नहीं, सबको मारा। तो ये थी हमारी परीक्षण। तैमूर का जन्म, उसने क्या किए, 200 साल वाले दौलत को लूटने आया था, उसका सामना किस शासक ने की, और तीसरा कि वो कब तक रहा था दिल्ली में। तकरीबन 15 दिन रहा और 15 दिन में सब कुछ लूट के ले गया और खून खराबा किया, वो अलग। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है 10 नंबर में 2015 में। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार के पीछे उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। उसके द्वारा कौन से बाजार सुधार उपाय किए गए थे। ये दिल्ली सल्तनत में ऐसा शासक था कि जो हर चीज़ की लिस्ट खुद लगाता था। मार्केट में कौन सी वस्तु कितने में बिकेगी, उसकी रेटिंग क्या होगी, सब कुछ। ठीक है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कैसा शासक होगा। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि अब तक जितने थे सुल्तान दिल्ली सल्तनत में, उनमें इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट यही था। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सुधार किया है, वो आपने लिखना है। ठीक है, ध्यान से ऐसे ही। 10 नंबर का है तो 200 वर्ड की लिमिट है, बट यहाँ 250 से ऊपर वर्डिंग है तो लिख सकते हैं, पहले भी मैंने बोला ही है। ठीक है, 200 है तो 300 नहीं लिखेंगे वर्डिंग। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार प्रशासनिक और सैन्य आवश्यकताओं के अनुकूल थे। सबसे पहली बात, जब उसने बाजार सुधार किए यानी कि मार्केट रिफॉर्मिंग की, मार्केट में जो जो चीज़ें उसने ऐड की, कुछ चीज़ें हटाए, तो वो क्या सोच कर हटाए कि प्रशासनिक और सैनिक आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। भाई, प्रशासनिक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए और सैनिक को वस्तुएं मिलनी चाहिए जो जो एक सैनिक की डिमांडिंग होती है पूरी सैनिक संस्था की। ठीक है, बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए उपाय सबसे महत्वपूर्ण नीति में से एक है। बिल्कुल, उसने कई सारी नीति अपनाई है, युद्ध की और भी कई सारे कामों की, लेकिन बाजार की जो थी नीति वो सबसे अलग थी। क्यों? एक विशाल सेना चाहता था। उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम निर्धारित किए। मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न बाजार बनाए। तो आप समझ चुके होंगे कि उस टाइम वो कितना इंटेलिजेंट था। हर एक वस्तु के लिए पर्टिकुलर मार्केट बनाना, जब इतनी सुविधा ना हो तो बड़ा काम होता है, ठीक है। और एक कला सुल्तान पूरा कर रहा है पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में, तो है ना। तो हर चीज़ के लिए अलग मार्केटिंग बनाई गई। अब देखते हैं बाजार में क्या थे। अनाज मंडी अलग, कपड़ा के लिए अलग, जानवर बेचने के लिए अलग मार्केट थी, और गुलामों यानी इंसानों को बेचे जा रहे थे उसकी मार्केट अलग थी, ठीक है। आज वैसे बैन है ये चीज़ें, ठीक है। आप अगर वर्ल्ड में भी काफ़ी जगह बैन है, सिर्फ एक दो कंट्री को छोड़कर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रिक्स शाहने मंडी की नियुक्ति की। मंडी की नियुक्ति की जाती है कि बाजार की पूरी एक होते हैं ना सूचना अधिकारी, सारी लिस्ट एक के पास होगी, तो इसे ही नाम दी जाती थी, ठीक है। जैसे आज दी जाती है ना नीति आयोग, फिर मार्केटिंग के लिए अलग है, कौशल विकास योजना बनते हैं ना, ऐसी ही उस टाइम मुगलों में ये नीति बनते थे, तो इस ऐसे ऐसे नीतियों के नाम होते थे, ठीक है। शाहना मंडी के अतिरिक्त अलाउद्दीन वरीद बोलते हैं सूचना का अधिकार या सूचना अधिकारी, ठीक है। मुहियन गुप्तचर इन्फॉर्मर, ठीक है, के द्वारा बाजार की दैनिक जानकारी प्राप्त करते थे। तो यानी इन्फॉर्मर तब भी होते थे जो सारी इन्फॉर्मेशन देते थे कि मार्केट की स्थिति कैसी चल रही है, कोई किसी और कंट्री से आकर कुछ चेंजेस तो नहीं करना चाहता, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलते थे, ठीक है। सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करने का अर्थ होता है करे से कड़ा दंड। बिल्कुल, नॉर्मली राजतंत्र है तो जाहिर सी बात है सीधा जेल हो गए हैं, आर्थिक दंड यानी वो कोई भी काम नहीं कर सकता कमाई के लिए। अभंग का मतलब अंग काट देना, ठीक है, कोई भी। तो निष्कासन तो पता ही होगा, राजधानी से हटा दे रहे थे कि चलो जंगल में, अब राज्य में नहीं रहने के लायक हो, तो ये सजा हो गई थी। किस लिए? अगर सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन होता है तब, ठीक है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, आप उल्लंघन कर सकते हैं तो आपको ना रीज़न देना पड़ेगा, या उससे पहले आप बताओ कि जो रूल्स है वो सही नहीं है। घोड़ों के मूल्यों का नियंत्रण सुल्तान के लिए आवश्यक था। बिल्कुल, क्यों आवश्यक था? क्योंकि पहले तो होते नहीं थे परिवहन, जैसे आज है टैंक हो गया, ठीक है, मिसाइल हो गए, ऐसे तो होते नहीं थे हथियार। सबसे मेन था घोड़ा, जिसके पास जितना तगड़ा घोड़ा है वो युद्ध में जीत भी जाता था। क्यों? उसी पर तो सवारी हो गई थी युद्ध के लिए। इसीलिए घोड़ों के आपूर्ति के बिना सेना की कार्य कुशलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर घोड़ा अच्छा होगा तो वो किसी भी युद्ध में जीतने में सहायता पूरी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए दिल्ली बाजार में घोड़ों के विक्रेताओं तथा दलालों द्वारा घोड़ों की खरीदारी से उनके काम सुनिश्चित किए गए। अब कुछ सुनिश्चित था तो वो था आपका घोड़ों का मंडी, ठीक है, यानी जानवरों की मंडी, इसको सुनिश्चित की गई। स्पेशली इस पर अलाउद्दीन खिलजी की नज़र थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सैनिक की बात थी, इसीलिए। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है और 4 नंबर में। तुर्क चाहलगानी से क्या अभिप्राय है? किस उद्देश्य से इल्तुतमिश ने शुरू किया? मुस्लिम में नाम ऑलरेडी ऐसे ही होते हैं क्योंकि ग्रंथों से लिखी जाती है। जितने ग्रंथ है उसमें जो नेमिंग है वो ऐसी डिफ़िकल्ट है, चाहे आपके संस्कृत के ग्रंथ हो, चाहे वो आपकी इस्लामिक हो, या किसी भी आप उठा लो रिलीजियस की, नेमिंग ऐसी ही टफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसी है, और जो नीति बनती है वो भी ऐसी होते हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, ठीक है। तुर्क चाहलगानी का मतलब होता है 40 व्यक्तियों का समूह। तुर्के को हटा दीजिए, सिर्फ चहलगानी की मीनिंग बताइए मैंने। 40 व्यक्तियों के समूह को कहते हैं चहलगानी उर्दू में, ठीक है। भारत में तुर्की प्रशासन का संगठन करता था, ठीक है, कौन? इल्तुतमिश। इसमें कोई संदेह नहीं कि इल्तुतमिश ने ऐबक के छूटे हुए कार्य को पूर्ण किया।
कुतुबुद्दीन ऐबक की बात होगी यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत पर अब विस्तृत भूभाग तक फैली थी। इसके अतिरिक्त अपने विश्वास पात्र अधिकारी का एक समूह 40, ठीक है, यहाँ पे बता दिया ना, 40 तुर्के चहलगानी बनाया। अधिकारी का एक समूह होता था जो सारी इंफॉर्मेशन इल्तुतमिश तक पहुँचती थी, ठीक है। वह एक दूरदर्शी शासक था। उसने नव स्थापित दिल्ली सल्तनत को संगठित और नियोजित किया। इल्तुतमिश ने सफलतापूर्वक दिल्ली के असंतुष्ट अमीरों का सफाया किया। उसने दिल्ली सल्तनत को गजनी, गौर, मध्य एशिया से अलग किया, ठीक है। तो इतने काम थे जो इल्तुतमिश ने किया। उद्देश्य भी पता लग गया, एक समूह बनाया, उसके बाद जो असंतुष्ट अमीर थे इनका सफाया, और गजनी और गौर को अलग किया मध्य एशिया से। इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा से वैधता पाने के लिए भी सन 1229 में पत्र हासिल किए, ठीक है। वैधता होती है वैलिडिटी की, अभी मुझे और शासन करना है और किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं चाहिए। तो उस टाइम जो सबसे आसपास के एरिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग शासक होता था उससे परमिट ले लेते, ठीक है, कि आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं कोई भी काम करूँगा, तो ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं कीजिएगा। हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासक का वास्तविक संगठन करता था। बिल्कुल, इतने सारे चीज़ संगठित किए हैं तो वास्तविक ही संगठन करता है। अब देखते हैं आपका लास्ट 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद चौथा एक क्वेश्चन और है, 5 है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया बलबन, यहाँ पे क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन 4 नंबर में। बलबन ने विस्तार के स्थान पर संगठन की नीति अपनाई, उदाहरण देकर इस कथन को सिद्ध कीजिए। शासक कोई भी हो, अगर वो संगठन की नीति अपनाता है तो उसमें बहुत बड़ा मोटिव होएगा, ठीक है, क्योंकि संगठन ऐसे नहीं की जाती डायरेक्टली, उसमें विदाउट रीज़न हम नहीं कर सकते संगठन, ठीक है। जब बलबन सुल्तान बना उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। कोई तो सरदार उसके विरुद्ध, कई सरदार तो उसके विरुद्ध हो चुके थे। बलबन एक व्यवसायी दरबार बनाया। उसने दरबार में हंसना, चुटकुले सुनाना, ये सब बंद करवा दिया। यहाँ तक कि शराब का सेवन, जो नॉर्मली मैक्सिमम राजा शराब का सेवन करते ही थे, तो ये सब बंद था। किसके टाइम? बलबन के टाइम। और कहते हैं ये क्रूर राजा था इसलिए कि सारे रूल्स फॉलो करता था। राज्य को विकसित करना है तो करना है, ऐसी जीत थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितना क्रूर राजा था, ठीक है, कठोर, कि अपने नियम के प्रति पक्का। और इससे भी कठोर थे औरंगजेब, जिससे कोई भी उसे आराम वाली अवस्था में ना देखे, ठीक है। उसने दरबार में सिरसा तथा पाई बोझ जैसे प्रभाव पर बल दिया। सिरसा होता है सर झुकाना, ठीक है, तो सर झुकाकर जो सलामी की जाती है ना, या प्रणाम की जाती है, उस पर इसने जोर दिया कि ऐसी होनी चाहिए स्थिति। बलबन विस्तार के स्थान पर संगठन की नीति अपनाई। अब आप समझ चुके होंगे क्यों अपनाई, क्योंकि उसके खिलाफ कई सारे सरदार थे, उसका राज्य विकसित नहीं थी, ताकत नहीं थी उसके पास, तो सोचा संगठन कर लेते हैं, जब पावर आएगा तो संगठन तोड़ देंगे, कब्जा कर लेंगे, ठीक है, ये सोचकर किया होगा। उसने राजपद के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कुलीनों तथा सुल्तानों के मध्य रिश्तों को पुनः परिभाषित किया। इसीलिए जब दोनों को जोड़ देगा तो दोनों की पावर भी उसके पास आ गई, इसीलिए परिभाषित किया। इन तरीकों द्वारा बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की। अब आपका ये लास्ट ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया 2014 में, ठीक है, 2011 में। तो ये क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण की प्रकृति की तुलनात्मक आलोचना कीजिए। तो तुलनात्मक आलोचना का मतलब होता है कि दोनों में कंपैरिजन करनी है और दोनों के निगेटिव पॉइंट ही बतानी है आपने, ठीक है, पॉजिटिव कम से कम बतानी है और उनकी कमियां बतानी है आपने। या तो निगेटिव बताइए, कमियां जो उनमें थी वो बतानी है। मोहम्मद गजनवी, यहाँ पे 2 वर्ड हो सकते हैं, गजनवी के जगह गजनी भी लिख सकते हैं, तो भी सेम नाम है, ठीक है। हिंदी में थोड़ी बहुत होती है इरस। अब यहाँ पे गजनी लिखा है सीधा इंग्लिश में,
और हिंदी में गजनवी। तो ये थोड़ा सा है ईगल्स, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कोई फ़र्क नहीं है, बस आपने देखना है कौन है। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा नाम एक बार, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आंसर एक बार देखना। मोहम्मद गजनवी ने सन 1000 से 1026 के दौरान कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया किसा भारत पर, ठीक है। मोहम्मद गजनवी सकबुद्दीन का पुत्र था, गजनी वंश का संस्थापक, तुर्की गुलाम सेनापति था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने भारत में पहली युद्ध 1001 में हिंदुस्तान शाही शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ा, ठीक है। 1014 से 19 के मध्य उसने इन सब जगह पे कब्जा कर लिया था। नगरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज के मंदिर को लूटा और अपने खजाने को समृद्ध किया। सबसे बड़ी उसकी जीत थी सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सबसे महत्वाकांक्षी इसलिए क्योंकि आप कह सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर जहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी कई सारे राजा थे, फिर भी कोई भी नहीं रोक पाया, तो इसलिए उसके लिए महत्वाकांक्षी जीत थी। अब देखते हैं अगले की कंपैरिजन। सन 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 गजनी की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गौरी को अपने विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत की ओर मोड़ दिया। मोहम्मद गौरी भारत में लूटपाट करने के स्थान पर स्थायी शासन के पक्ष में था। ये और भी ज़्यादा मुश्किलें पैदा होता अगर वो शासन करता तो। जब वो आकर कुछ दिनों में इतना लूट के जा गए तो वो शासन कर रहा है तो कितना लूट सकता है, ठीक है। इसलिए दोनों का ही आप देख सकते हैं आलोचनात्मक तर्क मैंने दे दिया है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट है, दिल्ली सल्तनत आपका कंप्लीट है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, आपकी हेल्प हुई होगी। क्वेश्चन आपको पता लग गए कौन कौन से थे, ठीक है, इस चैप्टर से। ये 2012 से लेकर 18 के बीच के हैं, ठीक है। 19 के अभी नहीं है, तो जब 19 के आएंगे तो ऐड करके फिर से आ जाएंगे न्यू वीडियोस। तो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो में मिलेंगे।